वेलकम टू द कोर लॉ क्लासेस। तो आज हम ऑर्डर 11 पढ़ने वाले हैं जो कि प्रोसीजर बताएगा। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट डिस्कवर करवाना है, कोई भी अगर मान लो क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको, ठीक है, किसी भी फैक्ट का सोल्यूशन चाहिए आपको, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ऑर्डर 11 हमें बताएगा कि आप क्या कर सकते हो, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है कोई भी चीज़ को डिस्कवर करवाने का, ताकि जो भी चीज़ें अनक्लियर है पार्टीज के बीच में, ठीक है, वो क्लियर हो पाए। मीन्स बेसिस क्या है केस का बेसिस ये है कि जो भी फैक्ट है, जो भी पिक्चर है, वो पार्टीज के बीच में क्लियर हो, ताकि कोर्ट को आगे हेल्प मिले कि वो डिसाइड करे कि उसे किस इश्यूज को लेके, किन डिस्प्यूट को लेके, ठीक है, इश्यूज को फ्रेम करना है, ताकि इधर उधर की बातें हम ना करके मेन मुद्दे की बात करें। ठीक है, ताकि हमारा जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी हम क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ठीक है, तो कोर्ट को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए, ताकि वो आगे सही फ्रेमिंग करे जाके। तो फ्रेमिंग के ऊपर आपको पता है सारा ट्रायल डिपेंड करने वाला है। अगर ट्रायल नहीं सही होएगा तो सारा केस क्या हो जाता है, हमारा विशेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, अगर मान लो फैक्ट्स की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इंटेरोगेटरीज भेज सकता है। ठीक है, अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो छुपाया गया है पार्टी के द्वारा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फैक्ट को क्लियर करेगा, कोई पिक्चर क्लियर करेगा, तो उस डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी के लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम देखने वाले हैं, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो इसके लिए सेक्शन 30 पहले देखते हैं। तो सेक्शन 30 क्या बात करता है, तो ये पावर देता है कोर्ट को कि वो क्या कर सकती है, डिस्कवरी के लिए ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी मिलती जुलती चीज़ें, ठीक है, डिस्कवरी हो सकती है, इंटेरोगेटरी हो सकती है, ठीक है, समन्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्डर भेजा जा सकता है जो कि एफिडेविट के द्वारा प्रूव किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस जो भी रहने वाली हैं उनको फॉलो करने के बाद कोर्ट क्या करेगा, किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, ठीक है, मीन्स ट्रायल शुरू होने से पहले, ट्रायल शुरू होने के बाद, अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, तो वो ये इन तीनों में से कोई भी चीज़ कर सकता है। ठीक है, या तो कोर्ट को खुद लगता है, कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया, या फिर दूसरी पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, कि मुझे इस चीज़ के ऊपर पिक्चर है जो क्लियर चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा जो भी कोर्ट को सही लगने वाला है। ठीक है, किस चीज़ को लेके, डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज। इंटेरोगेटरी आपको पता है कि इंटेरोगेटरी, इंटेरोगेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पूछताछ करना, ठीक है, जो क्रिमिनल केस में होती है उस तरह से, लेकिन होती पूछताछ ही है। लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेटरी किस चीज़ को लेके है, फैक्ट्स को लेके है, कि आपने कहानी की कोई और ही चीज़ है, ठीक है, कोई मेन लूप होल है जो आपने उसको छुपा के रखा है, ठीक है, वो सामने नहीं लेके आए हो। ठीक है, तो वो इंटेरोगेटरी है कि फैक्ट्स को लेके जहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्ट को, ठीक है, ताकि वो आगे प्रोसीड कर पाए। या फिर क्या किया जाए, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को एडमिट करवाना है। मीन्स मान लो ये दिखाना है कि क्या ये डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके साइन है, ठीक है, या फिर ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया आपकी प्रेजेंस में बनाया गया। मीन्स कोई डॉक्यूमेंट को एडमिट करवाने के लिए, या कोई फैक्ट को एडमिट करवाने के लिए। मीन्स कोई भी फैक्ट की एडमिशन करवाने के लिए भी क्या किया जा सकता है, ऑर्डर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। इंटेरोगेटरी के लिए, फैक्ट को ढूंढने के लिए, दूसरा डॉक्यूमेंट को एडमिट करवाने के लिए, तीसरा क्या, फैक्ट को एडमिट करवाने के लिए। एंड डिस्कवर, इसके लिए क्या किया जा सकता है, डिस्कवरी, डिस्कवरी के लिए ऑर्डर किया जा सकता है, इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर किया जा सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन की लेके आओ, इम्पाउंड करवाओ, और या फिर उनको क्या किया जा सकता है, रिटर्न के लिए भी बोला जा सकता है। और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस, इसके अलावा कोई भी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बुलाया जा सकता है कोर्ट में एज एविडेंस। ठीक है, एविडेंस स्टेज के ऊपर भी बुलाया जा सकता है। तो इसके लिए हम कहें तो ऑर्डर 11 से लेके ऑर्डर 13 तक ये बात की जा रही है। ऑर्डर 11 किसकी बात कर रहा है, तो ऑर्डर 11 हमारा बात कर रहा है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो ऑर्डर 12 है वो हमारा एडमिशन के बारे में बात कर रहा है। ऑर्डर 13 है वो प्रोडक्शन और इम्पाउंडिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से है ये। सेक्शन 30 का क्लॉज ए है जो, वो आपने किसके साथ पढ़ना है, ऑर्डर 11, ऑर्डर 12 और ऑर्डर 13 के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अलावा कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट समन्स इशू कर सकती है। ठीक है, पर्सन्स को कह सकती है कि आप कोर्ट में आइए और क्या करें, एविडेंस दें, या कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया है, ऑर्डर 16 में दिया गया है। तो ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, इसके अलावा कोई भी चीज़ है उसके लिए एफिडेविट दिया जाएगा कोर्ट में। ठीक है, तो ऑर्डर 19 में इसका प्रोसीजर बताया गया है। ठीक है,
तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ऑर्डर 11 को लेके, ठीक है, तो वो हमारा सेक्शन 30 क्लॉज ए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में कहाँ पे दिया गया है, ऑर्डर 11 में, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो एडमिशन है वो कहाँ पे दिया गया है, ऑर्डर 12 में, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्शन इंपाउंडिंग है ये कहाँ पे दिया गया है, ऑर्डर 13 में, ठीक है। तो हम ऑर्डर 11 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन की, डिस्कवरी की, इंटेरोगेटरीज की, इनकी बात करने वाले हैं। तो डिस्कवरी का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई करना जो कि पार्टी ने छुपा के रखी है, ठीक है। कोई भी ऐसी मेन स्टोरी जो हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिसके ऊपर हमें डाउट हो रहा है कि ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है, ठीक है, झूठ बोल रहा है, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो चीज़ें हैं कि वो रिवील करवाने के लिए जो उसने छुपा रखी है तो डिस्कवरी करवाई जाती है, ठीक है। डिस्कवरी में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिस्कवरी इन रिलेशन टू फैक्ट्स, ठीक है, मीन्स डिस्कवरी करवाई जा सकती है अगर मान लो आपने फैक्ट्स को छुपा के रखा है, ठीक है, उसके लिए, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने छुपा के रखे हैं, प्रोड्यूस नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो रूल 12 में दिया हुआ है। तो ये हमारी डिस्कवरी है। तो इंटेरोगेटरी क्या है, तो इंटेरोगेटरी है एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, मींस यहाँ पे पार्टी जो है उसको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो एक लिस्ट बना के देती है, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाने के बाद कोर्ट में सबमिट करवाया जाता है, कोर्ट देखता है यस ये क्वेश्चन पूछने लायक हैं और वो क्वेश्चन पूछता है। इसको क्या कहा जाता है, इस फॉर्म को क्वेश्चनियर, ठीक है। तो यहाँ पे किसको भेजा जा सकता है, पार्टी को, ठीक है, इंटेरोगेट करने के लिए, विटनेस को इंटेरोगेट करने के लिए, या कोई भी पर्सन जिसके पास नॉलेज है उस केस की, या पर्सन जो इंटरेस्टेड है उस केस में, ठीक है, किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है केस में, तो किसी को भी इंटेरोगेटरी भेजी जा सकती है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट व्हेन इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फैक्ट्स, ठीक है, जहाँ पे आपको फैक्ट्स की नॉलेज चाहिए तो उसके लिए इंटेरोगेटरी भेजी जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी के लिए अलग से होता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो अलग से कोर्ट ऑर्डर करती है। तो जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट छुपा के रखा है या किसी और बंदे के पोजेशन में है जो लेके आना कोर्ट में ज़रूरी है, या किसी बंदे की पावर में है, ठीक है, वो कोर्ट में लेके आना है, तो उसके लिए कोर्ट ऑर्डर करता है। तो इंटेरोगेटरी क्यों भेजी जाती है, जहाँ पे फैक्ट्स की बात होती है, ठीक है, फैक्ट्स को जानने के लिए। तो ये सिंपल अपोजिट पार्टी अप्लाई करती है, ठीक है, कि मुझे ये क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, और कोर्ट देखता है कि छान के देखता है कि यस ये क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, ठीक है। तो या फिर कोर्ट अपनी मर्जी से जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो पूछेगा, या फिर पार्टी कुछ सजेस्ट कर सकती है कि ये भी क्वेश्चन पूछ लो। यहाँ पे इंटेरोगेटरी है किस चीज़ के लिए भेजी जा सकती है, आपको पता है कि फैक्ट्स को एडमिट करवाने के लिए, ठीक है, कि क्या ये चीज़ ऐसे ही है, आप एडमिट करते हो। अगर वो एडमिट कर देता है तो हमारा सोल्यूशन, जो हमारा केस है उसमें आप हमको ईजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने एडमिशन की हुई है। या फिर किसी भी चीज़ के लिए भेजी जा सकती है, कोई भी स्पेसिफिक मैटर के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो इंटेरोगेटरी क्या हम कहें कि क्रॉस में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं यूज़ करना है उस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है। इसको आपने एविडेंस के साथ नहीं मिलाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंटेरोगेटरी को आप कहो कि हम क्रॉस में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसने इसमें ये चीज़ें कही थी अब ये कह रहा है, ठीक है, या मेरी क्रॉस में ये कोई लूप होल आ रहा है तो मैं इस इंटेरोगेटरी की हेल्प ले लेता हूँ कि इसने उस टाइम इस चीज़ का ये आंसर दिया था। तो फिल इन कोई लैकुना, कोई लूप होल को फिल करने के लिए क्रॉस में, ठीक है, फैक्ट में नहीं क्रॉस में, ठीक है, आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इंटेरोगेटरी सिर्फ मटेरियल क्वेश्चंस के ऊपर ही भेजी जाएगी जिसके ऊपर केस डिसाइड, जिसको अगर हम नहीं भेजेंगे तो केस डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर मेरिट डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। कोई एविडेंस के लिए आपको नहीं यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स के लिए आप क्या करोगे, इसको भेजोगे, एविडेंस के लिए नहीं कि ठीक है ये चीज़ प्रूव नहीं हो रही तो इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चनियर बना देते हैं। तो उसने अगर एडमिट कर दिया, ठीक है, या फिर मान लो वो वहाँ पे फंस गया, जैसे क्रॉस में फंस जाता है, तो आप कहो कि ये प्रूव हो रहा है या डिसप्रूव हो रहा है, तो उसके लिए आप यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स के लिए यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमारा ये इंटेरोगेटरी लिटरल मीनिंग्स हमने देख ली हैं। तो इंटेरोगेटरी कब अलाउ की जा सकती है, तो इंटेरोगेटरी आपको पता है हमने कहा है कि फैक्ट्स की जब क्लैरिटी नहीं हो रही है, ठीक है, एम्बिगिटी आ रही है, ठीक है, कोर्ट के माइंड में, पार्टी की माइंड में, तो क्या किया जा सकता है, ओपोनेंट का केस जो है वो क्लियर हो पाए, कि पता चल सके कि यस ये चीज़ कह रहा था, ठीक है, या फिर अगर कोई चीज़ हमें नहीं समझ आई और उस चीज़ का भी दूसरी पार्टी ने आंसर कर दिया है, ठीक है। या फिर एडमिशन करवाने के लिए और क्या किया जाए, हमारा जो भी टाइम है कोर्ट का वो सेव हो जाए, इस वजह से इंटेरोगेटरी की जा रही है, क्योंकि अगर उसने एडमिट कर लिया तो सिंपल हमारा केस वैसे ही रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये केस था जिसमें ये ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए गए हैं। कहाँ पे इंटेरोगेटरी नहीं भेजी जाएगी, ठीक है, आपको पता है सिर्फ मटेरियल क्वेश्चंस के ऊपर भेजनी है, अदरवाइज नहीं भेजी जाएगी। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली एविडेंस,
कहाँ पे नहीं भेजनी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे सिर्फ एविडेंस की बात हो रही है वहाँ पे नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, ठीक है, पार्टी और लीगल एडवाइजर के बीच में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कि पार्टी ने सारा जो भी सच है वो अपने एडवोकेट को बताया हो, तो वो सारी चीज़ों के अब हम एडवोकेट को भेज दें, ठीक है, इंटेरोगेटरी लिख के, क्या तुम्हारा क्लाइंट सही है या गलत है, तो ऑब्वियस है, ठीक है, उसकी जो भी लॉयल्टी है अपने क्लाइंट को लेके होने वाली है, तो ये प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो वहाँ पे इंटेरोगेटरी नहीं भेजी जाएगी। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, जहाँ पे मान लो अफेयर्स ऑफ स्टेट का मैटर है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, जिसको नहीं पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता या नहीं उसको क्वेश्चन किया जाता, तो उसके लिए भी इंटेरोगेटरी नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, मान लो आपने मिलिट्री को भेज दिया, आप बताइए आपके यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, तो इंटेरोगेटरी उन चीज़ों के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिलेट्स टू प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहाँ पे प्योरली लॉ की बात की जा रही है, किसी एक्ट की बात की जा रही है, किसी लेजिस्लेशन की बात की जा रही है, तो उसके लिए भी इंटेरोगेटरी आप नहीं भेजोगे, आप लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकते। एनी डिस्कोर्स विच इज इंजरियस टू पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पे पब्लिक का हित जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी आप इंटेरोगेटरी नहीं भेज सकते। ठीक है, मॉरल वैल्यूज जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो इसके लिए इंटेरोगेटरी नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, तो इंटेरोगेटरी क्यों भेजी जाती है, या तो फैक्ट्स को एडमिट करवाने के लिए या किसी भी स्पेसिफिक मैटर के लिए भेजी जा सकती है। तो ये हमारा केस है। अगर मान लो इंटेरोगेटरी इररेलीवेंट है, ठीक है, सिर्फ पार्टी को हरास करने के लिए, स्कैंडलस है, ठीक है, तो झूठी मूठी कोई भी चीज़ें लेके आ रहे हो जानबूझ के, आपको पता आपका केस वीक पड़ रहा है, आप इंटेरोगेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए फिर नहीं कोर्ट अलाउ करेगा। तब उस इसके लिए क्या होना चाहिए, एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, सेटिस्फाइड रीज़न होना चाहिए, आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इंटेरोगेटरी भेजी जा सकती है। ठीक है, सिर्फ कि डिले कर दें हम मैटर, तो इंटेरोगेटरी नहीं भेजनी है। ठीक है, तो रूल 1 क्या बात करता है, डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर लैम्प के हम रूल्स देखते हैं। तो रूल 1 सिंपल बात करता है कि जहाँ पे आपको कोई भी पिक्चर जो क्लियर नहीं है फैक्ट्स के बारे में, फिर वही बात कर रही हूँ, इन एनी सूट द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है, कि दूसरी पार्टी को क्या किया जाए, एग्जामिन किया जाए, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कोर्ट को कि आप इंटेरोगेटरीज भेजो, ठीक है, उस पार्टी को। तो फिर क्या किया जाएगा, वो आपने अप्लाई किया और उसके बाद क्या किया जाएगा, कोर्ट ने भेज दिया, इंटेरोगेटरीज के फुट के ऊपर, ठीक है, एक नोट लिखा जाएगा स्टेटिंग विच ऑफ सच इंटेरोगेटरीज ईच ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू आंसर। ठीक है, मान लो ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, 3 पर्सन है। ए से लिख दिया है कि ये वाले क्वेश्चन पूछो 1 to 3, ठीक है, बी से आप 4 to 5 क्वेश्चन पूछो, सी से आप 6 वाला क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो फुट पे लिख के भेजा जाएगा। ठीक है, ताकि उनको पता चल सके कि कौन सी चीज का आंसर किस बंदे ने देना है। प्रोवाइजो क्या कहती है, नो पार्टी शैल डिलीवर मोर देन वन सेट ऑफ इंटेरोगेटरीज टू द सेम पार्टी विदाउट एन ऑर्डर फॉर दैट पर्पस। एक पर्सन को एक बार ही इंटेरोगेटरी भेजी जाएगी, इसके अलावा आप कहो बार बार, दूसरी बार, तीसरी बार भेज दोगे, नहीं भेजोगे। ठीक है, इसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्शंस रेज की जा सकती हैं, लेकिन नई नई इंटेरोगेटरीज नहीं भेजी जा सकती एक टाइम के बाद। ठीक है, प्रोवाइजो क्या कहती है, इंटेरोगेटरी विच डू नॉट रिलेट टू एनी मैटर इन क्वेश्चन इन द सूट शैल बी डीम्ड इररेलेवेंट। आपको पता है कि इंटेरोगेटरी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल क्वेश्चंस के ऊपर ही भेजी जाएगी। ठीक है, जिस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए आप इंटेरोगेटरी नहीं भेज सकते हो, इररेलेवेंट मानी जाएगी। ठीक है, दैट दे माइट बी एडमिसिबल ऑन द ओरल क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। ठीक है, वो क्रॉस की हमने कहा था कि इसको आपने एज एविडेंस नहीं यूज करना है लेक्ना फिल करने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे यूज नहीं होने वाली हैं। ठीक है, वही जो हम पीछे देख के आए हैं। तो रूल 2 क्या बात करता है, पर्टिकुलर इंटेरोगेटरीज टू बी सबमिटेड। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है कि एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, पार्टी ने कि ये क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलर इंटेरोगेटरीज हैं, ठीक है, और ये आप कोर्ट को कहा गया कि आप ये चीज़ें भेजो। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करेगा कि जो आपने लिख के भेजे हैं, ठीक है, वो जेन्युइन है भी या नहीं है। ठीक है, तो कितने दिन के बीच बीच डिसाइड करेगा, विद इन 7 डेज जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो। ठीक है, फिर कोर्ट क्या करता है, शैल टेक इन टू अकाउंट एनी ऑफर विच मे बी मेड बाय द पार्टी सॉट टू बी इंटेरोगेटेड टू डिलीवर पर्टिकुलर्स और टू मेक एडमिशन और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर क्या किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा। ठीक है, any of them, and leave shall be given as to such only of the interrogatories submitted as the court shall consider necessary either for disposing fairly of the suit or for saving cost। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ताकि जो हमारा केस है वो फेयरली डिस्पोज ऑफ हो पाए। ठीक है, जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, वो बच पाए। तो यहाँ पे इस वजह से इंटेरोगेटरी क्या डिसाइड की जाती है विद इन 7 डेज की जल्द से जल्द इसको भेजा जाए। ठीक है, ये जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछने हैं।
ठीक है। तो रूल 3, कॉस्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज कौन बियर करने वाला है, ठीक है, ये जो खर्चा पानी रहने वाला है, खर्चा पानी नहीं कॉस्ट, ठीक है। इन एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ द सूट इंक्वायरी, ठीक है, तो इसके लिए एट द इंस्टेंस ऑफ एनी पार्टी, ठीक है, कोई भी पार्टी के ऊपर कॉस्ट इम्पोज की जा सकती है, ठीक है, into the propriety of exhibiting such interrogatories and if the opinion of the taxing officer or of the court either with or without an application for inquiry that such interrogatories have been exhibited। यहाँ पे फिर क्या किया जा सकता है, कोई भी पार्टी बियर कर सकती है, ठीक है, जो भी कोर्ट को सही लगता है, जहाँ पे अगर लग रहा है कि क्या किया जा रहा है, इसको जानबूझ के अनरीजनेबली, विक्शियसली, ठीक है, इम्प्रॉपरली जानबूझ के बढ़ा के, ठीक है, भेजा जा रहा है, तो फिर टैक्सिंग ऑफिसर का ओपिनियन लेने के बाद, ठीक है, फिर क्या किया जा सकता है, उस पार्टी को कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है जो पार्टी इन फॉल्ट है, ठीक है, तो वो पार्टी बियर करेगी। फॉर्म क्या रहेगा इंटेरोगेटरी का, तो वो हमारा अपेंडिक्स सी है जो पीछे आप देख सकते हो बेरेक में, तो वहाँ पे फॉर्म नंबर 2 है, तो उस अकॉर्डिंग इंटेरोगेटरीज को इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो अगर मान लो कॉर्पोरेशन है कोई, तो उसको इंटेरोगेटरी इशू करनी है, मान लो कोई कंपनी है, कोई एमएनसी है, ठीक है, कोई भी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो यहाँ पे फिर क्या किया जाएगा, अगर इंटेरोगेटरी भेजनी है तो फिर किसके नाम के ऊपर भेजोगे आप, कंपनी के नाम के ऊपर, ठीक है, जो भी मेन ऑफिसर रहने वाला उसके नाम के ऊपर, मान लो सीईओ है तो उसके नाम के ऊपर क्या किया जाएगा, इंटेरोगेटरी को भेजा जाएगा। रूल 6, ऑब्जेक्शन टू इंटेरोगेटरीज बाय आंसर। तो यहाँ पे हमने कहा था कि आप एक बार से ज़्यादा इंटेरोगेटरीज नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो स्कैंडलस इंटेरोगेटरी है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर गलत तरीके से, इंटेंशन सही नहीं है आपकी, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी पाया गया, फ्रॉडुलेंट तरीके से आपने डाली है कोई भी चीज़, तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन पार्टी को लग रहा है, ठीक है, कि ये चीज़ें सही नहीं पूछी गई हैं, ठीक है, अगेंस्ट लॉ है, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो दोबारा से इंटेरोगेटरी नहीं भेजेगा, ठीक है, ओके, सिंपल। तो इसके लिए जो आंसर दिया जाएगा उस ऑब्जेक्शन का, वो कैसे दिया जाएगा, वो इन एफिडेविट दिया जाएगा। तो रूल 7 क्या कहता है, जैसे हमने कहा कि पीछे जो ऑब्जेक्शन रेज की गई है कि ये क्वेश्चन स्कैंडलस है, तो उस क्वेश्चन को, उस ऑब्जेक्शन को, ठीक है, क्या किया जा सकता है, उस इंटेरोगेटरी को सेट असाइड भी करवाया जा सकता है, ठीक है, अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि सही तरीके से नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को आपने कितने टाइम के बीच बीच लगाना, अगर आपको नहीं सही लग रहा, विद इन 7 days आफ्टर सर्विस ऑफ द इंटेरोगेटरी। रूल 8, एफिडेविट इन आंसर। तो जो भी आंसर आपको देना होता है, ठीक है, तो वो आपको कैसे देना पड़ेगा, इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट, इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने टाइम के बीच बीच, 10 दिन के बीच बीच, ठीक है। जैसे हमें पता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयर डिस्पोजल करना, ठीक है, जो भी हमारा खर्चा है उसको कम करना, लिटिगेशन, ताकि फास्ट एंड हो पाए, ठीक है, तो उसके लिए इस वजह से स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया है, 7 days 10 days, ठीक है, तो उतने टाइम के बीच बीच करना होता है। रूल 9, फॉर्म ऑफ एफिडेविट, इसका फॉर्म क्या है, अपेंडिक्स सी में ही है, पीछे आप देखोगे फॉर्म नंबर 3 में, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। तो रूल 10, नो एक्सेप्शन टू बी टेकन। तो यहाँ पे है कि कोई भी मान लो, नो एक्सेप्शन शैल बी टेकन टू एनी एफिडेविट इन आंसर बट द सफिशिएंसी और अदरवाइज ऑफ एनी सच एफिडेविट। तो यहाँ पे अगर जो भी आंसर लिया जा रहा है, मान लो अगर यस नो पूछा जा रहा है, तो आप यस नो बोलोगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपकी, ठीक है, आप कहो कि ये चीज़ इसके अंडर फॉल कर रही है, मैं ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें नहीं लेके जाई जाएंगी, ठीक है, ओके। रूल 11, ऑर्डर टू आंसर और आंसर फर्दर। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्शन जैसे रेज हुई है कि इस, उसने ये जो आंसर दिया है, मुझे अब इस चीज़ के ऊपर डाउट है, अब दोबारा मान लो एक इंटेरोगेटरी भेजिए नए क्वेश्चन को लेके, तो यहाँ पे उस चीज़ का आंसर देना, मान लो आंसर का फर्दर आंसर देना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एनी पर्सन इंटेरोगेटेड ओमिट्स टू आंसर। तो यहाँ पे एक बंदा जिसको इंटेरोगेटरी भेजी गई, उसने उस चीज़ का आंसर नहीं दिया, ठीक है, मान लो उसने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बाकियों का दे दिया, ओमिट्स टू आंसर, ठीक है, या फिर आंसर दिया लेकिन वो सही आंसर नहीं दिया है, ठीक है, तो वो इनसफिशिएंट आंसर है, ठीक है। या फिर जैसे हमने कहा कि पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही, तो अब इस आंसर का आंसर लेना है, ठीक है, उसके लिए दोबारा दोबारा क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा कोर्ट में, ठीक है, कि इस चीज़ का आप आंसर दो, नया नहीं भेजा जाएगा, उसी चीज़ के लिए पूछा है, ठीक है, इस चीज़ का आप आंसर दो, ठीक है। तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि इस चीज़ का आंसर देना है, आपको ओरली देना है, बाय एफिडेविट देना है, जो भी सही लगेगा तो उस अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो भी हैं एक फॉर्मेट में की जा रही हैं, ठीक है, इंटेरोगेटरी है। तो अब हम डिस्कवरी देखते हैं। अगर इंटेरोगेटरी आपको पता है कि फैक्ट्स को लेके, ठीक है, फैक्ट्स को लेके एडमिशन करवाई जा रही है किसी स्पेसिफिक मैटर को लेके, जहाँ पे इंटेरोगेटरी भेजी जा रही है। अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हमें कुछ डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, जो प्रोड्यूस करना है, जो दूसरी पार्टी के पोजेशन में है, या फिर जो जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की या प्लेट फाइल की, ठीक है, वहाँ पे आपने मेंशन किया, लिस्ट में प्लीडिंग्स में मेंशन किया, लेकिन आपने नहीं प्रोड्यूस किया, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट मंगवाना है, ठीक है, कोर्ट में। तो वो रूल 12 से अब स्टार्ट हो जाते हैं।
तो एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कोई भी पार्टी के द्वारा, एनी पार्टी, प्लेंटिव डिफेंडेंट जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एफिडेविट नहीं आपको फाइल करने की जरूरत जैसे इंटेरोगेटरी में थी, ठीक है। आप एप्लीकेशन लगा सकते हो फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग एनी अदर पार्टी, की दूसरी पार्टी के पास है ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, टू मेक डिस्कवरी ऑन ओथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर और हैव बीन इन हिज पोजेशन, जो कि उसकी पोजेशन में हैं, जो उसी की पावर में है, उसी की पोजेशन में है, या फिर मान लो उसकी पावर में चाहे नहीं भी है, मान लो उसने बैंक में डिपॉजिट करवा रखे हैं, ठीक है, लेकिन उसके ही पोजेशन में उसी उसी की पावर में क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो बैंक जाएगा तो वहां से वो निकलवा सकता है उन डॉक्यूमेंट्स को, इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइड पोजेशन है उनके पास, ठीक है। तो उनको क्या किया जा सकता है कि आप उनको इंस्पेक्ट करने के लिए, उनको डिस्कवर करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, ठीक है। अब कोर्ट उस एप्लीकेशन को देखता है, ठीक है, जो भी पार्टी ने अप्लाई किए कि ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, या तो कह सकता है कि नहीं नहीं मंगवाया जाएगा, या फिर कोर्ट कह सकता है कि ओके पहले इस डॉक्यूमेंट को बुलाया जाए और इसको एडजर्न किया जाए, ठीक है। जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ज़रूरी नहीं है डिस्कवरी, ठीक है, और नॉट नेसेसरी, कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फिर हम इतना आगे आ चुके हैं कि अब ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली, ठीक है। मेक सच ऑर्डर, जो भी कोर्ट को सही लगता है कोर्ट उस हिसाब से ऑर्डर करता है कि क्या किया जाए उस सारे डॉक्यूमेंट को। मान लो हमने लिस्ट बना के कोर्ट में सबमिट करवाया था, ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि यस जनरली इन सबको बुलाना चाहिए, या फिर कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसको बुलाना चाहिए, ठीक है, बुलाना नहीं चाहिए, इसको मंगवाना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, मंगवाया जा सकता है, या फिर लगता है जैसे मान लो कि बिजनेस बुक का कि कुछ सर्टन पोर्शन मंगवाना चाहिए, इस दिन का हिसाब चाहिए हमें, ठीक है, कोई एंट्री चाहिए स्पेसिफिक, तो उसके लिए भी कोर्ट को जो सही लगता है वो कर सकता है एप्लीकेशन पढ़ने के बाद, ठीक है। प्रोवाइजो क्या कहती है, डिस्कवरी शैल नॉट बी ऑर्डर्ड व्हेन एंड सो फार एज द कोर्ट शैल बी ऑफ ओपिनियन इट इज नॉट नेसेसरी आइदर फॉर डिस्पोजिंग फेयरली ऑफ द सूट और फॉर सेविंग। कोर्ट क्या कर सकता है, आपको पता है कि ये जो ऑर्डर 11 है ये हमारे प्रोसीजर को इजी करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे कोर्ट को लग रहा है कि ये आप नेचुरल जस्टिस हमारा हैम्पर होने वाला है इस चीज़ की वजह से, डिले हो जाएगा या लंबा सूट चला जाएगा, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, मना भी कर सकती है, ठीक है। तो रूल 13 क्या बात करता है, एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो एफिडेविट दिया जाएगा, ठीक है, जिस पार्टी को हमने इशू किया था कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ठीक है, तो इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट दिया जाता है। तो वो फॉर्म कहाँ पे बताया, अपेंडिक्स सी फॉर्म नंबर 5 में, और अगर आपको पता है डॉक्यूमेंट मंगवाया गया तो आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ एनी सूट, जो भी कोर्ट को सही लगता है, ठीक है, जिस भी स्टेज के ऊपर ऑन ओथ लिया जाता है वो डॉक्यूमेंट। तो रूल 15 क्या बात करता है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा, जो प्लेडिंग्स में मेंशन थे, मींस मान लो अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट में लिखा था, ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना के दी थी, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं और आप ये नहीं लेके आ रहे हो, तो कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकता है कि आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेके आओ यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे जब ऑर्डर किया जाता है तो दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है, ठीक है, तो एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के बीच बीच आना होता है और इंस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोर्ट के कहने के ऊपर आप नहीं लेके आए हो वो डॉक्यूमेंट, तो बाद में इसको आप एज एविडेंस नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आप चाहे जो मर्जी हो जाए, आप जो मर्जी रीजन दे दो, आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है, अनलेस कि वो रीजन ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि मान लो अगर कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, वो हो सकता है कि मान जाए कोर्ट की, ठीक है, इसको नहीं लेके आना था ये डॉक्यूमेंट को, ठीक है, या फिर मान लो ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे प्रेजुडिस हो सकता था पार्टी को, ठीक है, या इंटरेस्ट के अगेंस्ट है जो चीज़ें, या कि वो मटेरियल एस्पेक्ट से जुड़ी ही नहीं थी चीज़, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज मीन सफिशिएंट कॉज आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कि आप क्यों नहीं लेके आए, ठीक है, आपने क्यों उस नोटिस की पालना नहीं की, अदरवाइज बाद में आप इसको यूज नहीं कर पाओगे इन एविडेंस, ठीक है। तो रूल 16 क्या कहता है, नोटिस टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे हमने कहा ना, जो रूल 15 में देखा है कि जो प्लीडिंग में मेंशन थे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो आप नहीं लेके आते हो, तो उनके लिए क्या है, क्या फॉर्मेट क्या है, अपेंडिक्स सी में बताया गया फॉर्म नंबर 7 में। तो रूल 12 में कौन थे, वो डॉक्यूमेंट जो कि पार्टी, जिसके ऊपर पार्टी ने अभी बात ही नहीं की थी, मान लो जो थे प्लीडिंग्स में नहीं थे, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, या कोई नई पिक्चर में आए हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। लेकिन रूल 15 में कौन से डॉक्यूमेंट, जो प्लीडिंग में आपने मेंशन किए थे प्लेट में, रिटर्न स्टेटमेंट में, लेकिन आप वो नहीं लेके आए, ठीक है, तो उसके लिए क्या है फॉर्मेट, अपेंडिक्स सी फॉर्म नंबर 7, ठीक है। तो रूल 17 टाइम पीरियड बताता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने का। रूल 15 में जैसे मैंने कहा था ना कि नोटिस दिया जाता दूसरी पार्टी को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
जो पर्सन से हमने डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, ठीक है, उस पर्सन को नोटिस दिया जाता है, ठीक है, कि विद इन 10 डेज वो आए, ठीक है। ऑपोजिट पार्टी क्या करना चाहती है, इंस्पेक्ट करना चाहती है, और ऑपोजिट पार्टी को कहा गया है कि आप 3 दिन के बीच बीच क्या करो, इन डॉक्यूमेंट को आके देख जाओ। कहाँ पे आके देख जाओ? ऑफिस ऑफ प्लीडर, ठीक है, वकील के ऑफिस में आके देख जाओ, ठीक है, या फिर कोई भी अगर कोई और जगह रूल 18 में बताया गया है तो वहाँ पे आके देखा जा सकता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आप प्लीडर के ऑफिस में आके देख जाओ। तो अगर मान लो बहुत इन केस ऑफ बैंकर्स बुक मीन्स बड़ी बड़ी बुक्स हैं, अकाउंट बुक्स हैं, ठीक है, जिनको या ट्रेड और बिजनेस की किताबें हैं, ठीक है, मान लो कोई बही खाता है जिसको रेगुलर यूज़ करना होता है, रेगुलर एंट्रीज करनी होती है, तो यहाँ पे फिर क्या किया जा सकता है, उस जगह पे जाके, ठीक है, मीन्स हम उसके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो उस जगह पे जाके उसको चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ जो नोटिस रहने वाला है, ठीक है, फॉर्म नंबर 18 अपेंडिक्स सी, ठीक है, उस अकॉर्डिंग होने वाला है। तो रूल 18 ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन। तो इसके अलावा ऑर्डर किया जा सकता है इंस्पेक्ट करने के लिए, अगर मान लो क्या कहा जा रहा है कि पार्टी कह रही है कि प्लीडर के ऑफिस में नहीं लेकिन कहीं और जाके इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, तो कहीं और भी जो कोर्ट को सही लगता है अदर देन द ऑफिस प्लीडर, तो कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि आप इस जगह पे, ठीक है, इन सच मैनर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा जहाँ पे कोर्ट को लग रहा है कि फेयरली डिस्पोज ऑफ मैटर नहीं हो पाएगा और हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो भी सेव नहीं हो पाएगी, हमारा खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बनाया ऑर्डर क्यों गया है, नेचुरल जस्टिस के लिए, ठीक है, एक्सपेंस को सेव करने के लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। अगर यही नहीं फॉलो अप हो रहा तो फिर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो सिंपल बात की जा रही है। सब रूल 2 क्या कह रहा है, नी एप्लीकेशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लगाई जा सकती है, whom the application is made or disclosed in affidavit of his document shall be founded upon an affidavit showing of what documents inspection is sought, that the party applying is entitled to inspect them एंड तो यहाँ पे क्या है, किन 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 डॉक्यूमेंट्स की आप बात करते हो, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको देखना है, ठीक है, एफिडेविट दिया जाता है, ठीक है, तो उनको बाद में इंस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जो भी उस पर्सन की पावर में है, पोजेशन में है, ठीक है। अगर मान लो किसी और बंदे की पावर में है, ठीक है, वो कहे कि जैसे मैंने बैंक में जमा करवा रखे हैं या फिर मैंने कर्जा लिया था, मैंने इस बंदे फलाने बंदे को मॉर्टगेज की थी, ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स उसके पास पड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट शैल मेक court shall not make such order for inspection of such document when and so far as the court shall of opinion। तो यहाँ पे अगर लगता है कि कोर्ट को सिर्फ डिले हो जाएगा, उसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, ठीक है, कि हमारा जो जिस चीज़ के लिए हम आए थे, ठीक है, मैटर को डिसाइड करने के लिए, जस्टिस अचीव करने के लिए, उससे हम भटक जाएंगे तो फिर ऑर्डर नहीं करेगा। अदरवाइज क्या किया जा सकता है, किसी और पर्सन की पावर में है तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकते हो। रूल 19 वेरीफाइड कॉपीज के बारे में बात करता है, जहाँ पे जैसे हमने कहा कि बिजनेस बुक की एक दिन के लिए हम सारी किताब नहीं लेके आ सकते, अकाउंट बुक नहीं लेके आ सकते, ठीक है, एंट्री छूट जाएगी कोई, तो यहाँ पे फिर क्या किया जाएगा कि ओरिजिनल नहीं मंगवाई जाती तो यहाँ पे कहा जाता है कि आप कॉपी लेके आओ, ठीक है, जो कॉपी मंगवाई गई है उसके लिए हम एक बंदे को भेजते हैं, ठीक है, एफिडेविट लिया जाता है, मीन्स जिस बंदे को भेजा जाता है कि आप एग्जामिन करो कि ये वही ओरिजिनल के साथ मैच कर रही है, ठीक है, वो चेक करता है कि ये फोटो कॉपी बिल्कुल ओरिजिनल के साथ मैच कर रही है, ये जो बंदा है, ठीक है, जो एग्जामिन करता है उसका हम एफिडेविट लेते हैं, ठीक है, कि यस ये जो ओरिजिनल के साथ मैच हुई है बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल उसका एफिडेविट क्या लिया है हमने इन फॉर्म ऑफ की एग्जामिनेशन की ये बिल्कुल सही एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवाइजो क्या कहती है, कॉपी हैज बीन सप्लाइड द कोर्ट में ऑर्डर इंस्पेक्शन ऑफ द बुक फ्रॉम विच द कॉपी वाज मेड। तो यहाँ पे उस चीज़ की भी क्या की जा सकती है, इंस्पेक्शन की जा सकती है, ठीक है, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की भी, ठीक है। यहाँ पे अगर लगता है कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है कोई, ठीक है, स्टेट के साथ जुड़ा हुआ मैटर है, उसको हम नहीं खुद जाके पर्सनली क्या कर सकते, इंस्पेक्ट कर सकते, तो यहाँ पे आप नहीं करोगे, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछ सकती है कि कौन कितना पार्ट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का जो क्या किया जा सकता है, अलाउ किया जा सकता है इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बताता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग किया जा सकता है, अदरवाइज आप खुद नहीं जा सकते हो। सेक्शन 129 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये बात करता है, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, जो मैटर्स रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा बात किया गया है कि जो उसके पोजेशन में है या किसी और बंदे के पोजेशन में भेजी जा सकती है, लेकिन जहाँ पे हमारा जो केस है, ठीक है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है टाइमली, ठीक है, टाइम लगा रहा है, तो वहाँ पे ऑर्डर नहीं की जाती ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा सिंपल, ठीक है। तो रूल 20 क्या बात करता है, प्रीमेच्योर डिस्कवरी की। तो प्रीमेच्योर डिस्कवरी क्या है कि ऐसा कोई भी इशू जो इन फ्यूचर अराइज हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आपने, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इन फ्यूचर क्वेश्चन में आ सकता है, मीन्स जो अभी तो आया नहीं है लेकिन आ सकता है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है कि उसके ऊपर आपको इतना टाइम
खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, उतने टाइम के लिए इसको क्या करोगे, रिजर्व करोगे। आज की बात आज में करो, जब आएगा तब इस क्वेश्चन को देखा जाएगा, ठीक है। मान लो ये डॉक्यूमेंट्स है तो सेकंड लगता है कि बाद में अराइज हो सकता है, कोर्ट कहेगा इसको देखते हैं पहले, इसको बाद में देखते हैं, रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो रिजर्व की जा सकती है उसकी डिस्कवरी, ठीक है। उसको इंस्पेक्ट तभी किया जाएगा, उतने टाइम के लिए रोका जाएगा। रूल 21 नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी। अगर मान लो आपको ऑर्डर किया गया था कि इस चीज़ का, ठीक है, इंटेरोगेटरी का आप आंसर दो, आपने नहीं दिया, या फिर इस डॉक्यूमेंट को डिस्कवर करवाने के लिए कि भेजो, ठीक है, या इंस्पेक्शन करवानी थी, ठीक है, आपने नहीं किया, तो फिर क्या किया जाएगा। अगर प्लेंटिफ ने ऐसा किया तो उसका सूट हो जाएगा डिसमिस। अगर डिफेंडेंट ने ऐसा किया है तो उसका जो भी डिफेंस था उसको स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा, मीन्स उसी पोजीशन में लेके आया जाएगा जैसे उसने कभी रिटन स्टेटमेंट में कोई डिफेंस डाला ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से उनको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। अनलेस ये ऑर्डर करने से पहले क्या किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ठीक है, नोटिस दिया जाएगा, तब ये ऑर्डर किया जाता है। और इसके अगर मान लो प्लेंटिफ का सूट था वो डिसमिस कर दिया क्योंकि वो खुद ही आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर दोबारा से वो नया सूट नहीं लेके आ सकता, उसको बार किया गया है, मीन्स एक तरह का रेस जुडिकाटा अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या कहता है कि कोई भी पनिशमेंट जैसे देनी है हमने प्लेंटिफ को, अगर डिसमिस करना है या डिफेंडेंट का डिफेंस स्ट्रक आउट करना है, तो ये ऑर्डर देने से पहले कोर्ट को वेरी कॉशियसली अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से ये ऑर्डर देना है, क्योंकि हम जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है, कोर्ट जस्टिस देने के लिए बैठा है। ऐसे ऑर्डर देगी दोबारा से वो कोर्ट में आ नहीं सकता, उसका डिफेंस वो लेके नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, ठीक है। जहाँ पे लगता है कि विलफुल डिफॉल्ट था, प्लेंटिव ने जानबूझ के ऐसा किया या डिफेंडेंट ने जानबूझ के ऐसा किया, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, तो फिर ये ऑर्डर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनको प्रॉपर, ठीक है, फिर ओके। तो नो फ्रेश सूट विल लाई फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट। प्लेंटिव के कारण ही डिसमिस हुआ है तो नहीं लेके आएगा नया सूट। अगर वो जानबूझ के विलफुल एक्ट था उसका, ठीक है, वो आ सकता था, इंटेरोगेटरी आंसर कर सकता था, वो डॉक्यूमेंट लेके आ सकता था, लेकिन नहीं आया, ठीक है, या डिफेंडेंट नहीं आया, विलफुल एक्ट था, तो वो दोबारा से नहीं आ सकते, डज नॉट आंसर द इंटेरोगेटरी, या फिर उसने उस इंटर तो रूल 22 क्या कहता है, यूजिंग आंसर्स टू इंटेरोगेटरीज एट ट्रायल। तो ये जो हमने क्वेश्चंस जो भी थे हमारे, ठीक है, इंटेरोगेटरीज में भेजे हैं, ठीक है, उसका जो भी आंसर जब आए हैं, ठीक है, इंटेरोगेटरीज में, उसको क्या एविडेंस में यूज़ किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, होली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, या अगर पार्टली लगता है कुछ पार्ट ही करना है, ठीक है, जो उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उतना भी उसको यूज़ किया जा सकता है। रूल 23 ऑर्डर टू अप्लाई टू माइनर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर 11 की बात की गई है कि अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट डिस्कवर करवाना है या फिर कोई इंटेरोगेटरी भेजनी है तो किसको भेजी जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको माइनर को भेजनी है इंटेरोगेटरी, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, मान लो कोई इनसेन पर्सन है, तो यहाँ पे किसके नाम के ऊपर भेजी जाती है, गार्डियन के नाम के ऊपर, ठीक है, या फिर कोई नेक्स्ट फ्रेंड है जो गार्डियन का, उसके नाम के ऊपर भेजी जाएगी इंटेरोगेटरी, ठीक है, या फिर कोई पर्सन डिसेबल है, माइनर है या फिर कोई पर्सन डिसेबल है, तो किसके नाम के ऊपर भेजी जाएगी, गार्डियन और जो भी उसका नेक्स्ट फ्रेंड रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और, अगर मान लो इंटेरोगेटरी भेजनी है, ठीक है, किसी इन्फॉर्मर के अगेंस्ट, ठीक है, कि ये इन्फॉर्मर कौन था, क्या सोर्स था, किस बंदे से ये आपको खबर मिली, ठीक है, उसके लिए आप इंटेरोगेटरी नहीं भेज सकते हो, ठीक है। इंटेरोगेटरी एक गाइडेड थिंग है, ठीक है, उसके लिए इंटेरोगेटरी नहीं भेजी जाएगी, ना माइनर के अगेंस्ट, ना डिसेबल्ड के अगेंस्ट, और ना ही इन्फॉर्मर के अगेंस्ट, ठीक है। तो किसके लिए भेजी जा सकती है अगर माइनर या डिसेबल को भेजनी है, गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड को भेजी जा सकती है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा इंटेरोगेटरीज के रिलेटेड, ठीक है। तो इंटेरोगेटरी डिस्कवरी, ठीक है, किसको की जा सकती है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, किसी को भी भेजी जा सकती है, ठीक है। कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, मीन्स लीव लेनी पड़ती है, ठीक है। बाद में जो भी फॉर्म दिए होते हैं, फॉर्म नंबर 2 अपेंडिक्स सी में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ का डिलीवरी करवाई जाती है, फिर उस चीज़ का आंसर लिया जाता है, दोबारा इंटेरोगेटरी नहीं भेजनी होती कोई, सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, लेकिन नई इंटेरोगेटरी नहीं भेज सकते। तो अगर मान लो इंटेरोगेटरी में आंसर आपको प्रॉपर नहीं मिला, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है, दोबारा से कोर्ट ऑर्डर करेगी, ठीक है, वेवा वॉस या रिटन एफिडेविट में कैसे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इरेलीवेंट इंटेरोगेटरीज नहीं भेजी जा सकती, स्कैंडलस चीज़ें नहीं भेजी जा सकती, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है कि कितने टाइम के बीच बीच आपको वो आंसर करना है, 7 डेज 10 डेज, ठीक है। इसके अलावा आपको कॉर्पोरेशन के लिए भेजनी है तो उसके सीईओ के नाम के ऊपर भेजनी है, ऑफिसर के नाम के ऊपर। अगर अनसाउंड या लुनेटिक पर्सन है उसके लिए अगर आपको भेजनी है तो गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड को भेजनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी इंटेरोगेटरीज के आंसर इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी फॉर्म नंबर 3 अपेंडिक्स सी, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, वो हमने देखी हैं। इस ऑर्डर को अगर सेट असाइड करवाना है तो विद इन 7 डेज आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
तो ये सिंपल सी सारी चीज़ें हमने इंटेरोगेटरीज के बारे में देखी हैं, किन के लिए भेजा जा सकता है, किन के लिए नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, बाद में हमने डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेके देखा है कि एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। ठीक है, प्लीडिंग्स में जो नहीं मेंशन थे या फिर कोई भी नया डॉक्यूमेंट अगर आपको मंगवाना है जो उसके पोजेशन में उसकी पावर में नहीं है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को आपको बाद में इंस्पेक्ट करवाना है तो उसके लिए आप जा सकते हो। अनलेस कि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन ना हो, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट ना हो, रिलेटेड टू स्टेट ऑफ अफेयर्स ना हो, तो आप नहीं मंगवा सकते। अदरवाइज आप मंगवा सकते हो। एक टाइम पीरियड दिया गया है इंस्पेक्शन करने का। ठीक है, तो 3 दिन के भीतर आपको आके प्लेटर के ऑफिस में देखना पड़ेगा। अगर मान लो आप कहते हो कि मुझे प्लेटर के ऑफिस में नहीं जाना, कहीं और जाना है, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन लगा लेते हो। ठीक है, तो अगर मान लो वेरीफाई करवाना है, मीन्स बड़ी बड़ी किताबें हैं या एंट्रीज हैं, उसके लिए हम पर्सन को कहते हैं कि ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी मैच करवा के लाओ और उसको एफिडेविट लेते हैं। ठीक है, प्री मेच्योर अगर डिस्कवरी है, ठीक है, मीन्स अभी डॉक्यूमेंट वो अराइज ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में आया ही नहीं है, तो उसको हम रोक के रखते हैं कि इसको अभी क्यों डिसाइड करना है, रिजर्व करो इस चीज़ को, जब आएगा क्वेश्चन तब देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी रहने वाला है। ठीक है, अगर इंटेरोगेटरीज के आंसर को आपको यूज़ करना है एविडेंस में तो क्या होली यूज़ कर सकते हो, यस कर सकते हो, पार्टली करना है पार्टली कर सकते हो। ठीक है, माइनर और डिसेबल्ड पर्सन के बारे में तो हमने देखा ही है। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल सिंपल से रूल थे। आई होप कि सारा कुछ कवर हो गया। ये ऑर्डर 11, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ कोर लॉ क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।